दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन कुछ थ्योरी देखेंगे। क्या है? चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज 4-5 प्रकार के होता है, ठीक है। उसमें से सबसे पहले देखेंगे समलंब चतुर्भुज। देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर हो। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, उसमें से एक जोड़ा भुजा जो है समांतर हो। एक जोड़ा मतलब 2 भुजा समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे देखिए, ये वाला पोर्शन डी और सी ये और बी के बराबर है, समांतर है, ठीक है। समांतर मतलब एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, वो समांतर कहलाता है। देखिए, कभी नहीं कट करेगा, समांतर कहलाता है। डी और सी एक दूसरे को, डी सी ए बी के समांतर है। देखिए, इसको एरो के साइन से दर्शाया गया है कि कौन कौन समांतर है। देखिए, इसमें एरो के साइन से दर्शाया मतलब ये दोनों समांतर है, ठीक है। अब जब आमने सामने की कोई एक जोड़ी भुजा समांतर है और यदि चतुर्भुज के विपरीत शीर्ष से समांतर भुजा में शीर्ष लंब खींचा जाए तो दोनों शीर्ष लंब बराबर होंगे। जैसे देखिए, हम लोग आकृति बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए ऐसे करके एक चित्र बना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे करके चित्र बन गया, ठीक है। देखिए, ये चित्र बन गया। अब देखिए, इसमें से ये वाला जो डॉट डॉट पोर्शन है, ये क्या होता है? शीर्ष लंब होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया। तो ये दोनों जो पोर्शन है, ये दोनों जो पोर्शन है क्या है? ये वाला और ये वाला। जैसे ये और डी, बी और सी, ई, एफ, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ए बी बराबर होगा बी सी के। ये वाला डॉट डॉट वाला लाइन दोनों क्या बता रहा है? बराबर होगा, ठीक है। देख लीजिए, ये कह रहा है समांतर शीर्षलंब खींचा जाए तो दोनों शीर्षलंब बराबर होंगे। तो यही जो शीर्षलंब क्या हो गया? शीर्षलंब ये हो गया, ठीक है। शीर्षलंब का मतलब 90 डिग्री तरह से खिंचाता है। डॉट डॉट करके क्या हो गया? ये शीर्षलंब हो गया, ठीक। अब देखिए, आते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हो। सम्मुख भुजा समांतर और समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जिसका सम्मुख भुजा समांतर हो, जैसे देखिए डी और सी ये बी के समांतर है, मतलब सामने वाला भुजा, ये वाला भुजा एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। और समांतर का साइन कैसे होता है? ये बी पैरेलल डी सी, पैरेलल मतलब समांतर, ए बी पैरेलल डी सी इसमें दिखाया गया है। देखिए, एक ऐसे चतुर्भुज हो गया, ऐसे समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। इस तरह से समांतर चतुर्भुज, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो इसको ए बी सी डी, सी डी, तो ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज के भाग। समांतर चतुर्भुज के भाग कहते हैं। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज के 4 भुजाएं होते हैं। 4 भुजा होता है। देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। देखिए सर, सारा क्या है? भुजा हो गया। 4 भुजा और 4 कोण भी होता है। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। 4 कोण होते हैं, जिसमें देखिए ये बी, ये वाला पोर्शन ए बी, देखिए ये बी डी सी के समांतर होगा और डी ए बी सी के समांतर होगा, ठीक है। और ये देखिए, अरे दोनों आपस में डी सी ए बी के सम्मुख है और डी ए बी सी के सम्मुख भुजा है, ठीक है। तो और कौन ये, देखिए कौन ये, कौन ये जो है कौन सी का सम्मुख होगा? देखिए, कौन ये कौन सी का क्या हो जाएगा? सम्मुख हो जाएगा, ठीक। और कौन बी कौन डी का सम्मुख हो जाएगा। तो ए बी और बी सी समांतर भुजा के आसन भुजा है।
तो देखिए ए बी और बी सी ये समांतर भुजा है। समांतर भुजा का आसन भुजा। और आसन भुजा हम लोग किसको कहते हैं? तो देखिए आसन भुजा हम लोग किसको कहते हैं? एक भुजा समाप्त होती है, जहाँ एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ हो जाती है। जैसे देखिए एक भुजा समाप्त होती है, एक भुजा जैसे एक खींचे, यहाँ समाप्त हुआ, दूसरा यहाँ प्रारंभ हो गया, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा हो जाएगा। वहीं दूसरी भुजा प्रारंभ हो जाती है ना, तो दोनों आसन भुजा कहलाती है। दोनों भुजाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। अब देखिए ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रहा है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? आसन भुजा हो जाएगा। ये वाला और ये वाला क्या आ गया? आसन भुजा आ गया। अब आसन कोण, देखिए दो कोण एक ही अंत बिंदु पर बने हो तथा उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो, तब आसन कोण कहलाता है। जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे करके बना और ऐसे बना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? आसन कोण का होगा। जैसे ये देखिए, और ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है रेड कलर वाला, देखिए ये वाला क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा, ठीक है। ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा, दोनों में है। देखिए ये वाला जो पोर्शन बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इसमें भी है, और एक ए वाला एंगल बनेगा उसमें भी भुजा। देखिए ये भुजा दोनों में है, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण उभयनिष्ठ कोण कहलाता है, सॉरी आसन कोण कहलाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। देखिए आसन कोण, अब हम लोग को इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग सर्वांग समता का यूज करना पड़ेगा, इसलिए सर्वांग समता का हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसका 7 में भी पढ़ना, फिर इसका 9, 10 में भी बहुत सारा उपयोग होता है, इसलिए एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेंगे। देखिए सर्वांग समता किसे कहते हैं? सर्वांग समता की परिभाषा के अनुसार दो वस्तुओं के सर्वांगसम होने के संबंध में सर्वांग समता कहते हैं। देखिए अगर दोनों का संबंध है तो क्या कहलाएगा? सर्वांग समता कहलाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो एक ऐसा आकृति जो एक दूसरी आकृति पे रखा जाए और पहली आकृति जो है वो दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक ले, तो इस प्रकार की आकृति जो है सर्वांगसम आकृति कहलाती है। अब देखिए सर्वांगसम का उदाहरण बहुत सारा हो सकता है। जैसे एक कंपनी में एक शेविंग ब्लेड, जिससे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, बाल काटते हैं, उस शेविंग ब्लेड भी क्या है? एक सर्वांग समता का उदाहरण है। जैसे एक ब्लेड के ऊपर दूसरा ब्लेड रखते चलेंगे तो एक दूसरे को ढकते चल जाएगा। उसी तरह एक बिस्किट का पैकेट, समान आकार वाला त्रिभुज, जैसे अगर हम बनाएं, जैसे एक त्रिभुज लें, ठीक है, और फिर इसी माप का एक और त्रिभुज लें, इसी को एक दूसरे को क्या करेगा? जो ढक दे। देखिए एक दूसरे को क्या करे? अच्छा से ढक दे। इसमें अच्छा से नहीं बना, लेकिन जो अच्छा से ढक दे एक दूसरे को, देखिए ढक दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी ये क्या हो जाएगा? सर्वांग समता हो जाएगा, ठीक है। अब सर्वांग सम, मान लीजिए दो त्रिभुज लिए, जैसे हम लोग क्या किए? दो त्रिभुज लिए, जैसे देखिए एक त्रिभुज और लिए, ऐसे लिए, एक त्रिभुज लिए, ठीक है, और एक और त्रिभुज ले लिए, इस तरह के दो त्रिभुज लिए, ठीक है। अब ये दोनों सर्वांगसम है, तो इसका साइन कैसे होगा? कैसे दिखाएंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? तो दिखाने के लिए देखिए ए वाला साइन को अपनाया जाता है। जैसे दो लाइन खींचेंगे ऐसे ऐसे, तो इसको टेढ़ा ऐसे घुमा देंगे, ये क्या आ जाएगा? इस सर्वांगसम का साइन होता है, ठीक है। अब आते हम लोग देखते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्त। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका क्या क्या शर्त है? ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं
यदि वे एक दूसरे को प्रतिलिपियां हो, माने एक दूसरे को ढक दे, और एक भुजा दूसरे भुजा के ऊपर रखे जाने पर वे एक दूसरे को आपस में पूर्णतः ढक लेता है। तो यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, उनके संगत भाग, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसका संगत भाग और संगत कोण, संगत भाग का मतलब कोण और भुजा दोनों क्या हो जाएगा, समान होगा। और संक्षेप में से CPCT कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, सर्वांगसम होता है, तो ये B और C, P Q और R, तो देखिए संगत भुजा ये C का संगत भुजा कौन हो जाएगा, संगत भुजा PR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब इसका संगत भुजा ये, ठीक, और इसका संगत भुजा ये, और इसका संगत भुजा ये, सारा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको और CPCT लिखते हैं। और संगत कोण देखिए, ये वाला संगत कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी सामने वाला, ये वाला संगत कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला संगत कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, संगत कोण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए SSS सर्वांग समता नियम, साइड, भुजा सर्वांग समता नियम। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः बराबर हो जाए, तीन को भुजा है, देखिए एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा, तो तीनों भुजा अगर बराबर हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर, संगत भुजा मतलब बता दिए, सामने वाला भुजा उसके साथ वाला भुजा, तो दूसरे त्रिभुज के तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज की सर्वांगसमता का भुजा नियम कहते हैं। अगर तीनों भुजा अगर बराबर समान हो जाए, संगत भुजा समान हो जाए, तो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम का भुजा नियम कहलाएगा। ठीक है, देखिए इस दोनों त्रिभुज के उदाहरण लेके इसको समझाया गया है। देखिए त्रिभुज ABC तथा PQR में AB PR के बराबर है। देखिए AB जो है ये PR के बराबर है, BC PQ के बराबर है, ठीक है, BC PQ के बराबर है, और AC, ये वाला AC QR के बराबर है, भुजा है, सारा भुजा है। ठीक है, इस तरह से भुजा खत्म हो गया। आगे देखते हैं दूसरा, साइड एंगल साइड क्या है, देखिए SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है, इसमें यदि एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, दो भुजा और उन्हीं के अंतर्गत एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगसमता का भुजा कोण भुजा नियम कहते हैं। देखिए तीनों दर्शाया गया है, उदाहरण से देख लीजिए। इसको सर्वांगसम होने का नियम सर्वांगसम होने का इसका साइन कैसे दर्शाया गया है, ऐसे करके दर्शाया गया है, सर्वांगसम है। ठीक है, अब हम लोग देख लीजिए, इसमें AB QR के बराबर है। देखिए ये वाला AB यहाँ से इस फिगर में देखिए AB QR के बराबर है। ये वाला AB जो है किसके बराबर है, QR के, ये वाला इसके बराबर दे रहा है 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर। एंगल ये BC मतलब कौन B जो है कौन Q के बराबर होगा। ठीक है, BC PQ के बराबर है। देखिए ये वाला जो BC है BC PQ के बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये S नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ये नियम से सर्वांगसमता नियम, एंगल होना चाहिए, यहाँ साइड लिख दिया है, एंगल। ठीक है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ऐसे त्रिभुज की सर्वांगसमता का कोण भुजा कोण नियम कहते हैं। मतलब से उसका दो संगत कोण और एक संगत भुजा दोनों बराबर हो जाता है तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। कौन सा सर्वांगसम होगा, कोण भुजा कोण।
ठीक है, देखिए इसमें सारा दिखाया गया लिखा गया है। अब इसी तरह से आगे आते हैं, आर एच एस त्रिभुज, ठीक है, आर एच एस सर्वांग नियम, समकोण त्रिभुज में आर एच एस सर्वांग नियम। देखिए आर एच एस का जो नियम लागू होता है सर्वांग का, ये हमेशा किस पे आता है, समकोण त्रिभुज पे होता है। देखिए किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, देखिए कर्ण ये वाला होता है एसी, ये वाला जो बड़ा वाला पोर्शन है वो क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए इसमें एसी कर्ण है और इसमें आर क्यू कर्ण है, ठीक है। और एक भुजा कर्ण के अलावा एक और भुजा जैसे पी आर और ए बी दोनों, ये दोनों अगर एक दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक दूसरे भुजा के बराबर हो जाएगा, ये सर्वांग हो जाएगा। देखिए एक कर्ण और एक भुजा, पहला त्रिभुज का कर्ण और पहला त्रिभुज का भुजा दूसरे त्रिभुज का कर्ण और दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर हो जाएगा, तो ये सर्वांग हो जाएगा। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग होगा। और इसे ही समकोण त्रिभुज में आर एच एस सर्वांग समता नियम कहते हैं। देखिए इसमें दिखाया गया है, सारा लिख दिया गया है। यहाँ आर एच एस में आर समकोण है, देखिए आर को यहाँ समकोण दिखाया गया है, आर एच एस में आर समकोण है, आर नहीं है, यहाँ पी समकोण है, ठीक है, यहाँ पी समकोण हो जाएगा, एच कर्ण हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा, तथा एस भुजा हो जाएगा, साइड को दर्शाता है। देखिए इस तरह से बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं सर्वांग समता के महत्वपूर्ण तथ्य, इसका क्या क्या तथ्य और क्या क्या बिंदु देख लेते हैं। पहला, सर्वांग सम वस्तु एक दूसरे को की प्रतिलिपियाँ होती है, मतलब सेम उसी की तरह होती है। अच्छा दूसरा में, दो त्रिभुज में ये सर्वांग समता कौन 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 नियम नहीं होती है। अभी देखें कहीं का ये नहीं देखें, ये नियम नहीं होती है। यह आवश्यक नहीं है कि बराबर संगत कोण, यदि संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। संगत कोण बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ, ठीक है, ये वाला 45 डिग्री मान लीजिए और ये भी 45 डिग्री मान लेंगे। 45 डिग्री दोनों हो सकता है, लेकिन ये वाला इसका भुजा और इसका भुजा क्या दोनों बराबर है, एक दूसरे को ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा मतलब सर्वांग नहीं होगा। लेकिन एंगल, ये झुकाव जो है, ये झुकाव है, ये दोनों का कोण जो है इस सेम डिग्री का हो सकता है ना, छोटा बने या बड़ा, झुकाव पे डिपेंड करता है। तो कोण तो सेम डिग्री का हो सकता है, लेकिन भुजा सेम हो सकता है क्या, अगर वैसा नहीं होगा तो वह सर्वांग नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा, दो त्रिभुज सर्वांग होंगे यदि वे एक दूसरे की एक जैसी प्रतिलिपि होगा, तब वही त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।